स्वागत है आपका इंडियन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बल तथा गति के नियम चैप्टर को पढ़ेंगे। यह 9th क्लास के भौतिकी का दूसरा चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। जब हम लोग ये जान जाएंगे कि बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार का होता है तथा बल किस प्रकार से आरोपित होता है, तो फिर हम लोग गति को समझ लेंगे आसानी से। क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा वो वस्तु गति में नहीं आती है। तो इस वजह से गति और उसके नियम को समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ये पहले समझे कि बल किसे कहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको बताएंगे कि बल किसे कहते हैं तथा बल कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, फोर्स कहते हैं बल को। बल किसे कहते हैं? तो बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित होकर, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है, जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। चेष्टा करने का मतलब कोशिश करता है। तो बल वह भौतिक कारक है, यानी बल वह फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी वस्तु के स्थिति में या तो चेंज ला देगा या वह चेंज लाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई वस्तु है ये, और हम यहाँ पर इसको इधर से बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने के कारण अभी यह वस्तु यहाँ पर थी, यह वस्तु लुढ़क करके या सरक करके यहाँ पहुँच जाती है। तो ये चीज जिस वजह से ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई है, यही वजह है बल। यानी कि इधर से जो हम लोग इसको धक्का दिए और धक्का देने के कारण इसकी स्थिति पहले यहाँ थी और अब ये स्थिति यहाँ से बदल करके यहाँ पहुँच गई है। ये जिस वजह से हुआ है, जिस फेनोमेना के कारण हुआ है, जिस कारक के वजह से ऐसा कार्य हुआ है, वही कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बल धक्का या खिंचाव है, बल धक्का या खिंचाव है। ये भी बात कहा जा सकता है, ये भी गलत नहीं होगा कि बल धक्का या खिंचाव है, क्योंकि धक्का दे करके हम वस्तु को यहाँ से यहाँ ले आए या हम इसको खींच करके भी यहाँ से यहाँ ला सकते थे। तो बल धक्का या खिंचाव है। लेकिन अब बल चूंकि अब तो ये हो गया कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ले आया। कभी कभी क्या होता है कि वस्तु हेवी होता है और जब हम उस पर धक्का देते रहते हैं, धक्का हमारे लाख धक्का देने से उस वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी दीवार को धक्का दें, तो हम जब किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार को धक्का देने की वजह से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मजबूत दीवार है या मजबूत पिलर है, उस पर हम लाख धक्का देंगे, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हमारे धक्का देने के वजह से उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है और वही कोशिश जो है वो बल कहलाता है। तो बल या तो उसकी स्थिति में जैसे यहाँ से यहाँ ला दिया या उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश किया। दोनों कंडीशन में जो यह कारक है, यही कारक क्या कहलाता है? दोनों कंडीशन में बल कहलाता है। हम लोग ये चर्चा करेंगे कि बल के प्रकार, यानी बल कितना प्रकार का होता है। तो बल के प्रकार में सबसे पहले हम लोग बल को दो कैटेगरी में बांट देंगे, यानी दो समूह में बांटेंगे। एक वह बल है जो संपर्क में आने पर ही कार्य करता है, वैसे बल को हम लोग कहेंगे संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। जब तक ये संपर्क में नहीं आएगा यह बल कार्य नहीं करेगा। और कुछ बल है जिसको हम लोग कहते हैं असंपर्क बल, यानी वैसा बल जो बिना कांटेक्ट में आए, यह बल कार्य करने लगता है। ऐसे बल को हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कौन कौन से बल जो है वह कांटेक्ट फोर्स में आएंगे, यानी संपर्क बल में आएगा, और कौन कौन सा फोर्स जो है वह नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि असंपर्क बल है। तो अगर हम लोग बात करें मांसपेशी बल, तो मांसपेशी बल यानी जैसे हम लोग धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो उसमें हम अपने मांसपेशी का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने हाथ से, अपने पैर से, हम ये इन मांसपेशियों का इस्तेमाल करके
जो हम वहाँ पर कार्य करने के लिए जो हम बल लगाते हैं, तो उस प्रकार का जो भी बल होगा वह सारा बल क्या कहलाएगा, संपर्क बल कहलाएगा। और जैसे अगर हम बात करें तो घर्षण की अगर बात किया जाए तो घर्षण भी क्या है, यह एक प्रकार का संपर्क बल है। यानी घर्षण बल भी तभी कार्य करता है जब दो सतह आपस में संपर्क में आता है। तो जब तक दो सतह आपस में संपर्क में नहीं आता है तो वह बल कार्य नहीं करता है। तो मांसपेशीय बल और घर्षण बल जो है वह संपर्क बल का उदाहरण है, यानी यह कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सा है, तो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है, यह भी एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी यह एक प्रकार का असंपर्क बल है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दो वस्तु या दो बॉडी जो है आपस में संपर्क में आए। वो दो बॉडी बिना किसी संपर्क के, वो संपर्क में नहीं भी आएगा, फिर भी यह फोर्स, फिर भी यह बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार का जो यह बल है जो बिना संपर्क में आए हुए भी कार्य कर लेता है, यह बल कहलाता है असंपर्क बल। या अगर हम दूसरा और एक एग्जाम्पल ले तो गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये भी क्या है कि बिना संपर्क में आए हुए भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ये मैग्नेटिक फोर्स, ये सारा असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके ये सारा बल लगने के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडी आपस में संपर्क में आए। बिना दो बॉडी के, यहाँ संपर्क में होना दोनों बॉडी का जरूरी है, यहाँ संपर्क में होना कोई जरूरी नहीं है। जब यहाँ दोनों बॉडी आपस में संपर्क में आएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तभी बल कार्य करेगा। यहाँ क्या है कि एक बॉडी संपर्क में है, एक बॉडी असंपर्क में है, एक दूसरे से अलग हटा हुआ है, फिर भी दोनों के बीच फोर्स कार्य करेगा। यहाँ पे दोनों के बीच फोर्स नहीं लगेगा अगर दोनों एक दूसरे से अलग हट जाए, लेकिन यहाँ एक दूसरे से अलग रहने के पर भी फोर्स काम करेगा। तो ये सारा बल हो गया संपर्क बल, और ये सारा बल असंपर्क बल है। अब हम लोग बल को, दोनों बल यानी संपर्क बल और असंपर्क बल, दोनों बल को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। पहला हम लोग शुरू करते हैं मांसपेशीय बल। तो मांसपेशीय बल क्या है कि वैसा बल जो मांसपेशियों द्वारा, यानी कि हम अपने हाथ से या हम अपने पैर से जो बल हम लोग लगाते हैं, वह बल क्या कहलाता है, मांसपेशीय बल कहलाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी ये संपर्क बल का उदाहरण है। हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं लुढ़काने के लिए, या किसी चीज को हम अपनी ओर खींच रहे हैं, तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है, मांसपेशीय बल। जैसे हम क्लासरूम में एंट्री करते हैं तो गेट को हम लोग धक्का देके अंदर की ओर खोलते हैं, या हम लोग गेट बंद करते हो क्या करते हैं, गेट को खींच करके लाते हैं, फिर वहां पे हैंडल लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो भी बल हम अपने मांसपेशी के द्वारा लगाते हैं, ये सारा बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है, और ये सारा बल मांसपेशीय बल है। अगला बल है हमारा दूसरा, वह है घर्षण बल। घर्षण बल किसको कहते हैं, इंग्लिश में घर्षण बल को बोलते हैं फ्रिक्शन। घर्षण बल को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, यानी घर्षण। तो घर्षण बल किसे कहते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में, बिना संपर्क में नहीं, एक दूसरे के संपर्क में गति करती है, एक दूसरे के संपर्क में गति करती है, तो संपर्क सतह पर एक बल कार्य करता है, जो गति का विरोध करता है, वह बल घर्षण बल कहलाता है। वह बल क्या कहलाता है, वह बल घर्षण बल कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर्षण बल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग ये देखते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में गति करती है, मान लीजिए कि ये कोई गाड़ी है और ये सड़क पर, गाड़ी का पहिया ये किसी सड़क पर क्या है कि गति कर रहा है। अब ये गाड़ी किसी सड़क पर जब गति कर रहा है, तो इस दोनों के, यानी गाड़ी के पहिया
और सड़क का जो सतह है, सरफेस है, उसके बीच में जब जैसे एक बल कार्य करता रहता है, जो क्या करता है कि उसकी गति का विरोध करता है, और विरोध करने के कारण ही वस्तु समझिए तो गति भी कर पाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जब जमीन पर चलते हैं, तो हम जो जमीन पर कदम रखते हैं, तो हमारे पैर का जो सबसे निचला हिस्सा जिसको, और उस पे और जमीन के द्वारा दोनों सतह के बीच में एक बल कार्य करता है, जो हमारे गति का विरोध करता है, और वही गति के विरोध के कारण क्या होता है कि हम जमीन पर चल पाते हैं, हम जमीन पर चल पाते हैं। यानी कि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना रहे तो पता ये चलेगा कि जिस सतह पर हम चलने की कोशिश करेंगे, वहां पर तो हमारा जो सतह है उसके द्वारा उस दोनों सतह के बीच में कोई बल, अपोजिट बल है ये नहीं है जो हमको उसका अपोज करेगा। अपोज करने वाला नहीं होता। हम पैर रखेंगे, पता चला कि फिसल के यहाँ पैर रखे और फिसल के हम यहाँ पहुँच गए। ये अगर घर्षण नहीं होगा तब ऐसा सिचुएशन बनेगा। तो घर्षण क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। घर्षण क्यों इंपॉर्टेंट है? तो चलने के लिए। अगर नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, हम क्या हो गए, फिसल जाएंगे। घर्षण क्यों इंपॉर्टेंट है? चलने के लिए। मान लीजिए कि हम सवारी से चल रहे हैं और अगर घर्षण बल कार्य ना करे तो हम ब्रेक यहाँ लेंगे और गाड़ी जाकर के अगले स्टॉपेज पे रुकेगी, पता चलेगा कि बीच में पूरा एक्सीडेंट हो गया। तो घर्षण आवश्यक है। घर्षण अगर ना रहे, गति का विरोध करना अगर नहीं कोई करे, तो पता चले कि हम साइकिल में ब्रेक मारे लेकिन गाड़ी रुकिए नहीं रही, वो तो विरोध करता है। इसी वजह से हम बाहर से बल लगाते हैं ब्रेक के रूप में, इसलिए गाड़ी रुक जाती है। तो घर्षण बल हमारे लिए क्या है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि घर्षण के कारण क्या होता है कि ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। जैसे आप हाथ को मलिए, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के मलिए, घर्षण का ये भी बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। अगर हम आप इस हाथ को दाहिने हाथ पर अगर आप बायां हाथ रख करके आप ऐसे आगे पीछे करेंगे, तो इस दोनों हाथ के हथेलियों के बीच जब संपर्क में आता है एक दूसरे के और गति करना शुरू करता है, तो गति के वहां पर एक हथेली जो ऊपर है वो गति करना चाह रहा है नीचे वाला पर, तो उसके संपर्क सतह पर एक अपोजिट बल कार्य करेगा। ये आगे की ओर गति करना चाहेगा तो पीछे की ओर कार्य करेगा, जिसके कारण ये वह गति कर पाता है। तो गति तो कर पाता है, लेकिन ये हाथ हमारा गर्म क्यों हो जाता है? गर्म इसलिए हो जाता है कि गति करने के कारण ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। तो ये घर्षण का निगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन घर्षण का पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम सही से चल नहीं पाएंगे। अगर घर्षण नहीं होगा तो गाड़ियों में ब्रेक नहीं लग पाएगा। तो आप गौर करते होइएगा, आप जो जूता पहनते हैं या आप जो चप्पल पहनते हैं, तो आपके शूज के पीछे, जूते के पीछे और चप्पल के पीछे जो है वो डिजाइन नुमा एक खांच सा बना रहता है। या गाड़ी जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इस तरह से कटा कटा सा रहता है। क्यों? ताकि जब वो सरफेस पर चले तो वहां पर रुखरा सरफेस होगा। जब हमारा चप्पल वही घिस जाता है, प्लेन हो जाता है, तो हम यहाँ पर रखते हैं फिसल के आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी से बचाने के लिए चप्पल के पीछे या जूता के पीछे या गाड़ी, मोटर गाड़ी के टायर में छोटे छोटे खांच काटे जाते हैं ताकि वो प्लेन नहीं रह पाए। और प्लेन नहीं रहेगा तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा तो हमारे चलने में, ये गाड़ियों के चलने में, गाड़ियों को ब्रेक लेने में, ये सब में सहायता मिलेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यही कारण है कि जब बरसात होता है और मिट्टी गीली हो जाती है, तो गीली मिट्टी पर क्या होता है कि वो चिकनाहट आ जाता है। और चिकनाहट आने के कारण क्या होगा कि जब हम लोग उस पर पैर रखेंगे तो वहां पर घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। और घर्षण बल जब वहां पर कार्य नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? फिर पता चले कि हम पैर यहाँ रखे और फिसल के यहाँ पहुंच गए। तो लोग कहते हैं गाँव में कहेंगे कि अब तो गिर गया तो अब जो है बरसात खत्म हो गया। नहीं, वहां पर फ्रिक्शन कार्य नहीं किया, और फ्रिक्शन के काम न करने के कारण, घर्षण के काम न करने के कारण हम क्या हो गए? स्लिप कर गए, हम फिसल गए, और फिसल करके हम आगे गिर गए। लेकिन अगर वहीं पे घर्षण काम करता तो हम नहीं गिरते। तो घर्षण क्या है? बहुत जरूरी है। घर्षण किस सतह पर लगेगा? तो घर्षण हमेशा जो सतह रुखरा सतह होगा, प्लेन सतह पे उतना काम नहीं करेगा जितना सतह रुखरा होगा तो कार्य करेगा।
तो ये घर्षण इसलिए जरूरी, अभी हम घर्षण नहीं पढ़ा रहे, घर्षण में घर्षण का डिटेल बताया गया, हम घर्षण बल बताए हैं कि घर्षण बल क्या है और आवश्यक है क्यों, क्योंकि घर्षण नहीं रहेगा तो चलेंगे नहीं, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। और घर्षण के कारण क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। जैसे हाथ को हम लोग एक दूसरे पर रख करके जब इस तरह से रगड़ते हैं तो क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, यानी कि ऊर्जा एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है घर्षण के कारण। तो हम लोग घर्षण को कम भी कर सकते हैं। अब कहीं भी ज्यादा घर्षण लग रहा है तो घर्षण को कम भी किया जा सकता है बॉल बेयरिंग लगाकर। अगर गाड़ी है तो बॉल बेयरिंग लगाकर क्या करेंगे, घर्षण को कम कर सकते हैं। या हम लोग क्या करेंगे, उसमें ग्रीस लगाकर घर्षण को कम कर सकते हैं। या हम लोग क्या करेंगे, ग्रीस के बाद हम लोग तेल वगैरह भी लगाकर घर्षण को कम कर सकते हैं। यानी जब तेल लगा देंगे तो उसमें चिकनाहट बढ़ जाएगी, और चिकनाहट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, घर्षण बल कम कार्य करेगा। तो घर्षण क्या है, घर्षण हानिकारक होने से ज्यादा लाभदायक है। क्यों, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो चलेंगे नहीं, पता चले कि यहाँ पर रखे और गिर गए, पैर टूट गया। तो घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर्षण किस प्रकार का बल है, तो घर्षण एक संपर्क बल है, बिना संपर्क में आए घर्षण बल कार्य करता ही नहीं। आप चाहिए कि हवा में घर्षण बल कार्य कर ले, तो जब तक हवा, कम से कम हवा का भी टच, बिना टच के घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन कुछ बल है, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे चुंबकीय बल है तो वो घर्षण की तरह नहीं है, वो बिना संपर्क में आए भी कार्य कर लेता है। देखेंगे कि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल, चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो चुंबकीय बल क्या है कि चुंबक धातु को जनरली आकर्षित करता है अपनी ओर। तो चुंबकीय बल जब आकर्षित करता है तो चुंबकीय बल में जरूरी नहीं होता है कि, चुंबकीय बल में ये चीज जरूरी नहीं है कि चुंबक के लिए संपर्क में आना कोई आवश्यक नहीं है। आप लोग जो चुंबक देखे होइएगा तो वह गोल चुंबक देखे होइएगा, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही चुंबक देखते हैं। ये चुंबक क्या कहलाता है, आपको ये चुंबक जो है गाड़ी के बेयरिंग वगैरह में, या पहले तो रेडियो से में ये इस्तेमाल होता था स्पीकर में, तो वहां से बच्चे निकाल के खेलते थे इस प्रकार का। ये इसमें गोल चुंबक आप लोग देखे होइएगा। लेकिन जो चुंबक होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें चुंबकीय बल पे, तो चुंबक के द्वारा जो बल लगता है, तो चुंबक जनरली इस तरह का भी होता है, इसको बोलते हैं मतलब ये रेखा की तरह होता है। इसमें चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव नॉर्थ और एक ध्रुव साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण, दो चुंबक में ध्रुव होते हैं। चुंबक के द्वारा क्या होता है कि चुंबकीय बल लगता है। चुंबक क्या करता है, चुंबकीय बल का गुण क्या है कि चुंबक धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय बल में चुंबक धातु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार का जो ये चुंबक है, इसको जब हम लोग किसी धागे से बांध करके, जैसे तराजू को हम लोग लटकाते हैं, अगर हम लोग लटकाएं तो आप ये गौर करेंगे कि ऐसे अगर हम लोग चुंबक को किसी धागे से बांध करके लटका रहे हैं तो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाकर के स्थिर होगा। जब चुंबक स्थिर होगा तो एक जो नॉर्थ वाला सिरा है, उत्तरी सिरा, वो हमेशा उत्तर में होगा, और जो दक्षिणी सिरा होगा वो हमेशा दक्षिण दिशा को बताएगा। इसी वजह से कंपास में चुंबकीय सुई का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, तो वहां पर आप जो है क्या करेंगे, चुंबक का इस्तेमाल करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कौन सा दिशा है। तो अब बात हम लोग ये करते हैं कि चुंबक इस तरह का होता है। चुंबक करता क्या है कि चुंबक अपने ओर आसपास में जो धातु है, जैसे लोहा, खासकर लोहा वाले धातु को, अदर धातु को तो नहीं, लेकिन लोहे को ये अपनी ओर जबरदस्त तरीके से आकर्षित करता है। तो लोहा का अंश जिसमें पाया जाएगा उसको ये आकर्षित करेगा, अन्य धातु को उतना आकर्षित नहीं करेगा। लोहा का अंश जिस धातु में पाया जाएगा, लॉयस का अलॉयस जो पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से में लोहा का अंश पाया जाता है। तो जिस पदार्थ में भी लोहे का अंश पाया जाएगा, चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन चुंबक की खासियत क्या है कि जब समान नॉर्थ रहेगा तो ये आकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसको जादू का खेल समझ के हम लोग बचपन में देखते थे कि चुंबक को जब तोड़ लेते थे और सेम ध्रुव को जब आपस में हम लोग मिलाने की कोशिश करते थे, जैसे उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने की कोशिश करते थे, तो चुंबक मिलने के बजाय एक दूसरे को अलग हटाता था। हम लोग अपनी ताकत से मिला भी दिए तो पता चला कि चुंबक मिल गया, लेकिन वहां पर जैसे हम हाथ हटाए
तो वो या तो हट गया या आपस में फौरन वो पलट जाता है, पलट करके नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ है तो भी प्रतिकर्षित, और अगर नॉर्थ साउथ अगर मिलता था तो आकर्षित कर लेता, एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेता था। तो चुंबक अगर मान लीजिए कि ये एक चुंबक है, ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ सिरा है, और ये एक चुंबक यहाँ पर हम ला करके रखते हैं, और रखने के क्रम में हम क्या कर रहे हैं कि ये वाले चुंबक को यहाँ पर साउथ रख दे रहे हैं और यहाँ पर नॉर्थ रख रहे हैं, यानी इसका दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जब दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब साउथ साउथ एक साथ रहेगा, दक्षिण दक्षिण ध्रुव एक साथ रहेगा, एक जैसा ध्रुव, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर बिना एक दूसरे के संपर्क में आए हुए ही दोनों चुंबक एक दूसरे को अलग अलग कर देगा। हम ये बताना चाह रहे हैं बल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ला करके दो चुंबक को रखे, दोनों के बीच में गैप है, दोनों संपर्क में नहीं है। संपर्क में ना होते हुए भी दोनों सिरा के बीच, चूंकि दोनों समान ध्रुव वाला सिरा है, तो अब यहाँ पर ये इसको इधर की ओर पुश मतलब धक्का दे दिया, और ये वाला चुंबक इसको इधर की ओर धक्का दे दिया, और देखिए बीच में गैप बढ़ गया। तो बिना संपर्क में आए हुए भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, और ये बल जो कहलाया, क्या कहलाया, ये चुंबकीय बल कहलाया, और हम इसको असंपर्क बल का उदाहरण मानेंगे। लेकिन इसी के अगर हम लोग विपरीत इसको देखें, विपरीत अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसी सिरा को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्थ साउथ, इस वाले चुंबक में हम लोग क्या करेंगे कि इसका नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अब जैसे इसका देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव है, तो जैसे ही दोनों चुंबक का दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव आपस में एक दूसरे की ओर करीब में आएगा, फौरन ये चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा और ये चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगा, और नतीजा क्या होगा कि दोनों चुंबक एकदम झटाक से एक दूसरे को बिना देर किए हुए जल्दी से एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि गैप था, लेकिन अलग अलग ध्रुव होने के कारण आकर्षण वाला गुण के वजह से दोनों का क्या कि एक दूसरे को अपनी ओर खींच लिया, और यही गुण क्या कहलाता है, चुंबक का जो ये गुण है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करना या आकर्षण करना बीच में बिना किसी संपर्क के। तो इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो चुंबकीय बल है वह एक असंपर्क बल है, यानी बिना किसी संपर्क में आए हुए भी चुंबकीय बल कार्य करता है। अगला बल है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे ये जान लेते हैं। हम ये जानिए कि पृथ्वी द्वारा, यानी ये जो धरती है भूमि द्वारा, पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर, कोई ऐसा वस्तु नहीं है, हल्का हो, भारी हो, गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, किसी भी प्रकार का वस्तु हो, तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है, प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगता है, जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचे रहता है, वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे हल्का हो या भारी, ठोस हो, द्रव हो या गैस, उससे कोई मतलब नहीं है। वस्तु किसी भी प्रकार का है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर एक बल के जरिए खींचे रहता है। यही कारण है कि न्यूटन वाला कहानी जो है जानते हैं सब लोग, कि न्यूटन बैठा था एक पेड़ के नीचे, और पेड़ से जब एक फल गिरता है तो यहाँ पर जब न्यूटन बैठा रहता है तो फिर वह सोचने लगता है, न्यूटन ने ये सारा कुछ बताया कि आखिर ये फल जो यहाँ से टूट करके जो जमीन पर आया तो नीचे ही क्यों गिरा, ये फल ऊपर काहे नहीं चला गया, ऊपर भी जा सकता था। अगर ऊपर कोई खींचने वाला होता तो जरूर ऊपर चला जाता, या ऊपर कोई जमीन जितनी ताकत से खींच रहा है उससे ज्यादा ताकत से अगर कोई और ग्रह खींच लेता तो उसके पास चला जाता, लेकिन नहीं गया। तो फिर न्यूटन ने मतलब पता लगाना शुरू किया। पता लगाते लगाते न्यूटन को ये जानकारी मिल गई कि चाहे कोई भी वस्तु हो, वह हर वस्तु के साथ क्या करता है कि पृथ्वी एक बल लगाता है, और बल लगा के पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचे रहता है। तो वह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चाहे हम लोग पृथ्वी पर रहें या पृथ्वी पर गाड़ी चले या किसी भी चीज पर हो,
या चिड़िया जो आसमान में उड़ती है उसको भी आसानी से नीचे तक आने का रास्ता क्यों मिलता है? क्योंकि पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए नीचे की ओर खींचती रहती है। हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकते हैं, अपने गेंद को ऊपर फेंकते हैं, या बैट्समैन जो है सिक्स मारता है, तो सिक्स मारता है तो गेंद हवा में जाती है। हवा में एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद यहाँ पर पहुँच गया गेंद, और यहाँ पहुँचने के बाद गेंद फिर पुनः वापस नीचे की ओर आता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर बल्ला से शॉट लगता है गेंद पर, तो वहाँ पर उसकी स्पीड बहुत हाई रहती होगी। फिर ऊपर जाने के क्रम में धीरे 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 उसकी स्पीड घटती जाती होगी उस बॉल की, और एक बार पीक पर पहुंच गया, पहुंचने के बाद वहां पर उसकी स्पीड हो गया 0, 0, और फिर वहां से वो 0 होने के बाद वापस नीचे की ओर आना शुरू होता है। तो आखिर जब बैट्समैन ने हिट किया, इतना जोर से सिक्स मारा और पूरी ताकत लगा के हिट किया, बॉल इतनी तेजी में निकला, और फिर भी वो एक ऊंचाई पर जाकर के उसका बल कैसे शून्य हो गया? क्योंकि बैट्समैन जब हिट करता है और बॉल उसके अगेंस्ट, जब बैट्समैन मारता है उसके अगेंस्ट बॉल ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, तो जहां पर वो मैक्सिमम ऊंचाई पर जब जाकर के पहुंचता है, जहां पर उसका जो गति रहता है 0 हो जाता है, वहां तक जैसे बैट्समैन मारा उसी वक्त से, उसी क्षण से, बिना 1 सेकंड का भी देर किए हुए, नीचे जो ये हमारी पृथ्वी ग्रह है, ये क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए उस बॉल को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि ये बैट्समैन जो है बॉल के साथ गद्दारी कर रहा है। ये धरती, ये पृथ्वी क्या करता है कि जैसे ही बैट्समैन यहाँ से हिट किया, ये इस बॉल को अपनी ओर खींचने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि बल पे जोर का ताकत, जोर से बल लगाए हुआ है बैट्समैन, तो जोर से बल लगाने के कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे खींचता रहता है, खींचते 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 करते उसको क्या करता है, वहां पर जाते जाते बैट्समैन द्वारा लगाया गया बल 0 हो जाता है और इसका बल कार्य कर जाता है। अब जैसे 0 होता है तो फिर ये क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचना शुरू करता है। फिर धीरे 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 आते हुए वो बॉल, या तो अगर कोई प्लेयर है कैच कर लिया तो हुआ, या नहीं तो वो बॉल कहाँ पहुंचेगा, जमीन पर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु जरूरी नहीं कि पेड़ पर है तो ही टूट के नीचे गिरेगा। आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो भी क्या होगा कि वो वस्तु नीचे ही आएगा, क्योंकि उस वस्तु को छू तो नहीं रहा, लेकिन बिना छुए हुए भी पृथ्वी के द्वारा एक बल कंटिन्यू उस वस्तु पर काम कर रहा है, जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है। तो वह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड्स लगता है, यानी नीचे की ओर लगता है। पृथ्वी हमेशा उसको नीचे की ओर लगाता है। लेकिन अब बात आएगी कि क्या कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पार नहीं कर सकता है? तो ये आप आगे पढ़िएगा, लेकिन इतना जान जाइए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को भी वस्तु पार कर सकता है। और वह कब करता है? आखिर नहीं करता है तो फिर लोग चांद पे कैसे जाता है? चांद पे जो गए, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहला कदम रखा, तो कैसे रखा? जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके ही गए होंगे। या जो चंद्रयान, मंगलयान का जो ये शुरू हुआ, तो स्पेस में जाने के लिए, या कल्पना चावला जो स्पेस में गई, तो फिर वो कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को कार्य की, या किस स्पीड से निकला होगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य नहीं किया होगा। ये सब हम लोग आपको अगली वीडियो जब हम बताएंगे गति, तो उसमें बताएंगे। जब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।